यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। CH40 डांस पार्टनर्स और फन। उसकी बात सुन विधान हैरानी से उसकी तरफ देखता है। क्या सच में? लेकिन तुम मुझे इग्नोर क्यों करना चाहती हो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? जो है मेरी तरफ से है। फिर भी क्या तुम चैलेंज से सच में डर गई हो? वो थोड़ी मुस्कान लेते हुए कहता है। श्री उसकी बात समझ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रही थी, मैं कोई इग्नोर नहीं कर रही हूँ, अब हटो मेरे रास्ते से। लेकिन विधान टस से मज नहीं होता है और वह उसकी तरफ देखते हुए गौर से बोलता है, क्या तुम डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हो? श्री को उसकी आवाज में थोड़ी जलन साफ समझ में आ रही। श्री उसके सवाल पर गौर से उसकी तरफ देखती है। क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? और मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? मेरा मन होगा जो करूंगी। विधान को भी समझ में नहीं आता है कि वह आगे क्या बोले, इसलिए वह चुपचाप श्री को देखने लगता है। तो श्री उसे साइड में हटाकर वहां से जल्दी से निकल जाती है और विधान पीछे से उसे जाते हुए देखा बस मुस्कुराता है। श्री एक सांस में लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है और लिफ्ट में घुस जाती है। गॉड, यह विधान तो ऐसा लगता है मेरी सांस रोक देता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा, जब मैं इसे इग्नोर करती हूँ तो यह मेरे इतना करीब क्यों आता है? इन सब का मुझे दूर रहना ही सही होगा। ये सब जितना मेरे मुझसे दूर रहेंगे उतना ज्यादा सेफ रहेंगे। मैं मौत को साथ लेकर चलती हूँ और मैं नहीं चाहती कि अब मुझसे जुड़े किसी भी इंसान को कुछ भी हो, क्योंकि अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसीलिए इन सब का मुझसे दूर रहना ही सही होगा। लिफ्ट से निकलकर श्री सीधे प्रिंसिपल रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो प्रिंसिपल रूम के गेट के पास कुछ पल खड़ी हो कुछ सोचती है, फिर अंदर दाखिल हो जाती है। मिस्टर सक्सेना किसी से बात कर रहे थे। श्री को सामने देख वो फिर फोन रख देते हैं। वेलकम मिस श्री, बैठो। प्रिंसिपल सक्सेना श्री को बैठने का इशारा करते हैं तो श्री जाकर उनके सामने चेयर पर बैठ जाती है। कहिए, कोई प्रॉब्लम थी? प्रिंसिपल सक्सेना बहुत ही पोलाइट तरीके से पूछते हैं। नहीं सर, मुझे बस ये पूछना था कि बीच सेमेस्टर ये फंक्शन क्यों, और ये डांस कंपटीशन? ओह, दरअसल ये फंक्शन हर साल कॉलेज में होता है, लेकिन ये सारे सेमेस्टर्स खत्म होने के बाद होता है। अभी कुछ प्रोफेसर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि बहुत टाइम हो गया है, स्टूडेंट्स के लिए एक फंक्शन तो होना चाहिए, तो हमने इसे अभी रख दिया। प्रिंसिपल सक्सेना श्री को पूरी बात बताते हैं। श्री उनकी बात सुन सोच में पड़ गई। बीच सेमेस्टर फंक्शन रखने की रिक्वेस्ट प्रोफेसर क्यों करेंगे? और वैसे भी अभी तो टूर हुआ ही था, कहीं ये उनकी अगली चाल का हिस्सा तो नहीं है? क्या हुआ मिस श्री, आप क्या सोच रही है? मिस्टर सक्सेना कहते हैं। उनकी आवाज से श्री अपने सेंस में आती है। कुछ नहीं, आप बता सकते हैं किन प्रोफेसर्स ने कहा था फंक्शन के लिए? प्रिंसिपल सक्सेना श्री को प्रोफेसर के नाम बता देते हैं, जिससे श्री के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वैसे सर, आपने बताया डांस कंपटीशन में सबका पार्टिसिपेट करना कंपल्सरी है, क्या ये जरूरी है? श्री प्रिंसिपल से सवाल करती है। वैसे तो इसमें सबको भाग लेना होता है, फिर जजेस चुनते जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहती पार्टिसिपेट करना तो मैं कल्चर डिपार्टमेंट के स्टाफ से आपका नाम हटाने को कह दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल सक्सेना श्री की बात का मतलब समझ गए थे कि वो इन सब में भागीदारी नहीं करना चाहती। अगर प्रिंसिपल सक्सेना से ऐसा किया तो उन लोगों को शक हो सकता है। लास्ट मोमेंट में मैं अपना प्लान नहीं बिगाड़ सकती। छोड़ो, लास्ट डांस कंपटीशन ही तो है, शायद इसके बाद और कुछ न झेलना पड़े। श्री सोचने लग जाती है। नहीं सर, आप कुछ मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। नो प्रॉब्लम, मुझे बस ऐसे ही जानकारी लेनी थी, श्री मुस्कुराते हुए कहती है। फिर श्री खड़ी हो जाती है। ओके सर, मैं चलती हूँ। ओके श्री, आई मीन मिस अवस्थी, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे पूछिएगा। प्रिंसिपल सक्सेना भी खड़े होते हुए कहते हैं। फिर श्री प्रिंसिपल रूम से बाहर आ जाती है और अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देती है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या सच में वो ही है इस प्लान का मास्टरमाइंड? लेकिन कैसे? अभी प्रिंसिपल सक्सेना ने जो नाम बताए उनके हिसाब से तो मुझे उसी इंसान पर शक है। इसका मतलब कैंप फायर के वक्त वो आवाज भी उसी की थी। लेकिन अभी मैं अपने शक के आधार पर ही नहीं बता सकती, मुझे सबूत चाहिए होगा। बिना ऐसे ही अगर इल्जाम लगाए तो बाकी के लोग अवेयर हो जाएंगे। अब मुझे बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाना होगा। इस खेल का अंजाम बहुत जल्द आने वाला है। ये सोचते हुए श्री खुद के कैंटीन के बाहर खड़ा पाती है। वहां की ग्लास विंडो से वो अपने दोस्तों को अंदर बैठा हुआ देखती है, जो थोड़े मायूस लग रहे थे, और श्री अच्छे से समझ रही थी कि वो ऐसे क्यों बैठे हैं। ये सब भी मेरे रवैये को देख तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। कुछ दिन की बात है, अच्छे से रहूं ताकि सब नॉर्मल बिहेव करे, और खासकर विधान। इन सबके साथ बिजी रहूंगी तो वो मुझसे थोड़ा दूर रहेगा।
इतना सोच वो अपने कदम कैंटीन की तरफ बढ़ाने लगती है, तभी उसके फोन में कॉल आती है। श्री फोन निकाल कर देखती है, आर्यन की कॉल देख वो थोड़ी साइड में हो जाती है और कॉल पिक करती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यन बेधड़क बोलता है, कहाँ है वृत्ति? तुझे पता है ना कल मैं जा रहा हूँ, क्या आज के दिन भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है? वृत्तिका उसकी बात सुन बोलती है, आर्यन मुझे पता है और मैं भूली नहीं हूँ, शाम को मिलते हैं, साथ में डिनर करेंगे और आई प्रोमिस कल मैं ही तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने चलूंगी। पक्का? आर्यन की चहकती आवाज आती है, हाँ पक्का, मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो इतनी सी बात तो तेरी मान ही सकती हूँ। ओके वृत्ति, तू मुझे एड्रेस भेज देना, मैं आ जाऊंगा। और सॉरी इस टाइम तुझे परेशान किया। आर्यन वृत्तिका से माफी मांगता है। ओके, मैं एड्रेस भेज दूंगी, शाम को मिलते हैं, ध्यान रखना अपना आर्यन। इतना बोल वो फोन काट देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसके पीछे विधान खड़ा हुआ था जो उसे ही देख रहा था। श्री उससे बिना कुछ बोले जाने लगती है, तभी उसकी आवाज उसके कानों में पड़ती है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? शायद इसीलिए तुम्हें मेरी फीलिंग समझ नहीं आ रही। श्री उसकी बात सुन रुक जाती है, तुम मुझसे ऐसा सवाल करने वाले कौन होते हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई होगा भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इसलिए दोबारा मुझसे सवाल मत करना। इतना बोल श्री वहां से कैंटीन के अंदर चली जाती है। विधान उसे जाते हुए बस बेबसी से देखता है और सोचने लग जाता है, मेरा दिल टूटने लगता है जब मेरे अंदर यह ख्याल आता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और हो सकता है। काश तुम ये बात समझ पाती, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस रखता हूँ। विधान ये सोच वहां से चला जाता है। श्री अंदर कैंटीन में जाकर सबके साथ बैठ जाती है। श्री को वहां देख सब बहुत खुश होते हैं लेकिन अपनी खुशी जाहिर नहीं करते हैं। श्री के बैठते ही वो सब चुपचाप उसे देखने लगते हैं तो श्री उन्हें खुद को यूं घूरता देख बोलती है, क्या मुझे यूं ही घूरते रहोगे अब या मेरे लिए काफी भी मंगाओगे? उसकी बात सुन सब झेप जाते हैं और अपनी नजरें इधर उधर करते हैं। वो श्री, हमें लगा कि तुम हमारे साथ नहीं बैठोगी इसीलिए हम तुम्हें ऐसे देख रहे थे, जिया श्री से कहती है। श्री उसकी बात सुन उसकी तरफ देखती है, क्यों, मैं क्यों नहीं बैठूंगी? तुम सब मेरे दोस्त हो और वैसे भी अब मेरा मूड बिल्कुल ठीक है तो तुम सब भी अपसेट मत हो। थैंक गॉड श्री तुम्हारा मूड ठीक हो गया, हमें तो तुम इस तरह मायूस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, हमारी गैंग वापस से पूरी हो गई, देव श्री से कहता है। तब सिद्धार्थ कैंटीन के चारों ओर नजरें दौड़ाता है, अरे विधान कहाँ चला गया, अभी तो यही था, ऐसे कैसे गैंग पूरी हो जाएगी? तब काव्या उसकी बात को काटते हुए कहती है, जरूर वो लाइब्रेरी ही गया होगा और कहाँ जा सकता है, वैसे भी यहाँ पर तो सिर्फ कंपटीशन की बात हो रही है और लास्ट ईयर जो हुआ उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि विधान इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। काव्य की बात सुन सब कुछ सोचते हुए हंसने लग जाते हैं। उसकी बात सुन श्री उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्यों ऐसा भी क्या हुआ था लास्ट ईयर? फिर सिद्धार्थ श्री की बात सुन उसे कहता है, अरे श्री तुम तो थी नहीं ना, तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा, लास्ट ईयर भी यही कंपटीशन हुआ था और तुम्हें पता ही है कि सबका इसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, इसीलिए लास्ट ईयर विधान को भी करना पड़ा और उसकी पार्टनर एक चिपकू सी लड़की थी, उसने विधान का प्रैक्टिस के नाम पर इतना दिमाग खराब किया कि विधान ने तो कसम खा ली कि दोबारा वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाहे इस कॉलेज को ही क्यों ना छोड़ दे। उसकी बात सुन देव हंसने लग जाता है। हाँ, उसे टाइम कंपटीशन के वक्त विधान का चेहरा देखने लायक था। उन दोनों की बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आती है और श्री भी अपनी कॉफी पीने लग जाती है। बहुत दिनों बाद उसे इस तरह सबके साथ बैठने पर बहुत अच्छा लग रहा था। श्री को ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो अपनी फैमिली के साथ बैठी हो। श्री मुस्कुराते हुए उन सब की बातें सुन रही थी। तब जिया श्री को देखते हुए कहती है, श्री तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा मूड कैसे खराब था, हम तो बहुत परेशान हो गए थे तुम्हें लेकर। श्री उनकी बात सुन कुछ सोच में पड़ जाती है, फिर वो बोलती है, कुछ नहीं, वो मम्मी डैडी वापस चले गए तो बस उनकी याद आ रही थी शायद इसीलिए, और फिर सेमेस्टर के एग्जाम का प्रेशर भी था। खैर कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, मैं बस तुम सबके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। श्री की बात सुन विधान सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, श्री तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम कहीं जा रही हो, अभी तो हमें यही रहना है, बहुत मजे करना है। श्री उसकी बात सुन खो जाती है। काश कि ऐसा होता, लेकिन मेरे लिए मजा अभी सजा की तरह है, मुझे बस मेरे टारगेट पर फोकस करना है। आई एम सॉरी दोस्तों, तुम सब बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। इससे पहले मैंने इतने मिशन किए लेकिन मुझे ऐसा अटैचमेंट कभी किसी के साथ नहीं हुआ जैसा तुम सबके साथ हुआ है, और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। यह मेरी लाइफ की सबसे स्वीट मेमोरीज होगी। अच्छा तुम सब बैठो, मैं विधान को बुला कर लाता हूँ, उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा। सिद्धार्थ खड़ा होते हुए कहता है, ओके वैसे भी अब क्लास नहीं है तो हम यही तुम्हारा वेट करते हैं, जल्दी आना और उसे लेकर ही आना। देव सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहता है। विधान का जिग आते ही श्री थोड़ी बेचैन हो जाती है। समझ नहीं आ रहा था कि वो विधान के सवालों को कैसे फेस करें। उसके सवाल श्री को उसके अंदर की जलन साफ महसूस करवा रहे थे, लेकिन श्री चाहती थी कि विधान उसे गलत समझे ताकि वो श्री से दूर रहे। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ विधान को कैंटीन में लेकर आता है। फिलहाल विधान का मूड बहुत खराब था, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी उसे सबके साथ बैठना पड़ रहा था।
सिद्धार्थ विधान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ वेद, मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे ग्रुप में एक का मूड ठीक होता है तो दूसरे का खराब क्यों हो जाता है। विधान उसकी बात सुन उसे घूरता है, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। सिद्धार्थ उसके गुस्से को समझ जाता है, ओके ओके ठीक है बॉस, सॉरी। फिर श्री कुछ याद कर बोलती है, वो मैं कल कॉलेज नहीं आ रही हूँ, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। काव्या श्री से कहती है, तुम कहीं जा रही हो श्री? नहीं बस ऐसे ही, श्री उसे जवाब देती है। ओके श्री, कोई भी अपडेट होगी तो हम हैं ना तुम्हें देने के लिए, और हाँ दोबारा अगर अंकल आंटी की याद आए ना तो मुंह लटका कर मत बैठना, हमें बताना है, हम हैं ना तुम्हारा मूड ठीक करने को, आखिर दोस्त होते किस लिए है। जिया कहती है, और क्या मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ब्यूटीफुल गर्ल इस तरह मुंह लटका कर बैठी रहे। सिद्धार्थ श्री की तरफ देखते हुए कहता है। श्री उनकी बात सुन मुस्कुरा देती है, तुम सब सच में बहुत पागल हो, किसी मरते हुए इंसान को भी हंसा दो। अब क्या करे श्री, जब ग्रुप में तुम्हारे और विधान की तरह सीरियस इंसान बैठे हो तो एक दो का पागल रहना तो बनता ही है, वरना तुम दोनों की तरह रहते तो अब तक तो सब कोमा में चले जाते हैं। सिद्धार्थ दोनों को टोंट मारते हुए कहता है। विधान उसकी बात सुन उसे एक पंच मारता है और वही श्री उसे घूर कर देखती है तो सिद्धार्थ अपनी बात को सोच चुप हो जाता है। वैसे डांस कंपटीशन में टीम कौन डिसाइड करता है? श्री उन सबसे पूछती है। पता नहीं श्री, यह तो सब प्रोफेसर्स मिलकर ही डिसाइड करते हैं शायद। स्टूडेंट्स को तो अगले दिन लिस्ट मिलती है कि किसके साथ किसे डांस करना है और फिर उसी के साथ डांस करना पड़ता है, पार्टनर चेंजिंग का ऑप्शन नहीं होता है। जिया श्री को बताती है। ओ ऐसा क्या? श्री हैरान होते हुए कहती है, तुम्हें पता है श्री, लास्ट टाइम सिद्धार्थ ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब बुने थे किसी लड़की के साथ डांस करने के लिए, लेकिन तुम्हें पता है इसका टीम पार्टनर कौन था? काव्या सिद्धार्थ के मजे लेते हुए कहती है। सिद्धार्थ बीच में ही उसकी बात को काट कर कहता है, चुप हो जा काव्या, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। फिर काव्या सिद्धार्थ की बात इग्नोर कर हंसते हुए कहती है, तो मिस्टर सिद्धार्थ का टीम पार्टनर था देव। इतना बोल वो हंसने लग जाती है और उन दोनों के मुंह देख श्री को भी हंसी आ जाती है। विधान तो जैसे श्री की हंसी में कोई गया था, अगले ही पल श्री उसे खुद को देखा हुआ पाती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। फिर सिद्धार्थ मुंह बनाते हुए कहता है, तुम सब देखना, इस बार मुझे बेस्ट पार्टनर मिलेगा और तुम सबको छछूंदर मिलेंगे, फिर देखता हूं कैसे करते हो तुम सब डांस। उसकी बात सुन विधान बिना भाव के कहता है, तुम्हें जो करना है करो, इस बार मैं तो इस फालतू के कंपटीशन में डांस नहीं करने वाला। लास्ट टाइम झेला जो काफी है, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। सिद्धार्थ विधान की बात सुन कहता है, क्या सच में? देखते हैं वेद, तुम सच में डांस नहीं करोगे? विधान अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, देख लेना। सब इसी तरह कुछ देर डांस कंपटीशन की ही बात कर फिर कैंटीन से बाहर निकल जाते हैं। थैंक यू डियर रीडर्स, आप सभी ने स्टोरी को इतना सपोर्ट किया और आपको स्टोरी पसंद आई। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सबके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप स्टोरी को लेकर अपनी बात मेरे साथ शेयर करते हैं। डांस कंपटीशन की जोड़ियां बनाने का काम मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करिएगा कि किसे किसके साथ डांस कंपटीशन में पार्टनर्स रखूं। CH41 राजकुमार या लड़ाकू? ओ ऐसा क्या? श्री हैरान होते हुए कहती है। तुम्हें पता है श्री, लास्ट टाइम सिद्धार्थ ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब बुने थे किसी लड़की के साथ डांस करने के लिए, लेकिन तुम्हें पता है इसका टीम पार्टनर कौन था? काव्या सिद्धार्थ के मजे लेते हुए कहती है। सिद्धार्थ बीच में ही उसकी बात को काट कर कहता है, चुप हो जा काव्या, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। फिर काव्या सिद्धार्थ की बात इग्नोर कर हंसते हुए कहती है, तो मिस्टर सिद्धार्थ का टीम पार्टनर था देव। इतना बोल वो हंसने लग जाती है और उन दोनों के मुंह देख श्री को भी हंसी आ जाती है। विधान तो जैसे श्री की हंसी में कोई गया था, अगले ही पल श्री उसे खुद को देखा हुआ पाती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। फिर सिद्धार्थ मुंह बनाते हुए कहता है, तुम सब देखना, इस बार मुझे बेस्ट पार्टनर मिलेगा और तुम सबको छछूंदर मिलेंगे, फिर देखता हूं कैसे करते हो तुम सब डांस। उसकी बात सुन विधान बिना भाव के कहता है, तुम्हें जो करना है करो, इस बार मैं तो इस फालतू के कंपटीशन में डांस नहीं करने वाला। लास्ट टाइम झेला जो काफी है, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। सिद्धार्थ विधान की बात सुन कहता है, क्या सच में? देखते हैं वेद, तुम सच में डांस नहीं करोगे? विधान अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, देख लेना। सब इसी तरह कुछ देर डांस कंपटीशन की ही बात कर फिर कैंटीन से बाहर निकल जाते हैं। घर आकर वृत्तिका फ्रेश होकर सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करती है, फिर अपने लिए कॉफी बनाती है और आराम से बैठकर कॉफी पीने लगती है। तभी उसका फोन बजता है, जो आमतौर पर वो घर ही रहता था क्योंकि ये उसका असली फोन था। वृत्तिका फोन देखती है तो नंबर देख वो कॉफी का कप नीचे रख देती है। चाचू मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? मैंने मना किया था कि आगे से मुझे कॉल न करे। वृत्तिका सोच में पड़ जाती है। दरअसल कॉल वृत्तिका के अंकल विष्णु अवस्थी का था, जो उसके पिता आयुष अवस्थी के छोटे भाई है।
विष्णु अवस्थी की पत्नी नंदिनी अवस्थी और वृत्तिका की मां शालिनी दोनों सगी बहनें थीं और दोनों की शादी एक साथ हुई थी। विष्णु अवस्थी और नंदिनी अवस्थी के एक बेटी वैष्णवी और बेटा करण अवस्थी है। करण वृत्तिका और वैष्णवी से बड़ा है और वैष्णवी और वृत्तिका लगभग सेम उम्र की है। वृत्तिका के परिवार की मौत के बाद वृत्तिका ने अपने पिता की कंपनी को अपने अंकल के हवाले कर दिया, क्योंकि वो अपने परिवार को खोने के बाद घर छोड़कर अपने पापा के अजीज दोस्त विजय सिंह जी के साथ रहने लगी, क्योंकि वो आर्मी में जाना चाहती थी। लेकिन वृत्तिका के जाने के बाद भी विष्णु जी कंपनी को वृत्तिका के नाम से ही चलाते हैं, क्योंकि वो उनके भाई भाभी की आखिरी निशानी थी और वो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे। वृत्तिका बस फोन की स्क्रीन को घूरे जा रही थी, तभी फोन वापस बजता है। इस बार न चाहते हुए भी वृत्तिका फोन उठा लेती है। वृत्तिका बस चुपचाप कान के फोन लगाए बैठी थी, तब उधर से विष्णु जी को आवाज आती है, हेलो वृत्ति। वृत्तिका अपनी भारी आवाज में जवाब देती है, चाचू। विष्णु जी को वृत्तिका की आवाज सुन सुकून मिलता है। कहाँ हो बेटा, कितने महीने हो गए तेरी आवाज तक नहीं सुनी। कम से कम अपने चाचू चाची को तो याद करा कर। क्या हम तेरे माँ पापा की तरह नहीं है तेरे लिए। वृत्तिका के गोरे गाल पर आंसू लुढ़क जाते हैं। वो चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन पुराने घाव वापस से ताज़ा हो ही जाते हैं। वृत्तिका अपनी मुठिया कस लेती है, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर वो गहरी सांस लेकर बोलती है, ऐसी बात नहीं है चाचू। मम्मी डैडी प्रशांत और रुचि दी के जाने के बाद जो हो, अब आप ही तो हो मेरे लिए। मैं बस पुराने जख्मों से दूर भागना चाहती हूँ, लेकिन जाने क्यों वापस वो जख्म मुझे दर्द ही देते हैं। विष्णु जी वृत्तिका की बात सुन दुखी हो जाते हैं। वृत्ति, तू बहुत स्ट्रांग बच्ची है ना। भाई साहब, भाभी और प्रशांत रुचि के जाने का जख्म हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, लेकिन तुम उनकी आखिर निशानी हो वृत्ति। हमारे लिए उनका जो कुछ है वो तुम ही तो हो। अब ये जानते हुए भी कि मेरी मासूम बच्ची ऐसी खूंखार आर्मी की दुनिया में है जहां हर पर मौत सर पर मंडराती है, हम शांति से कैसे बैठ सकते हैं बेटे। बहुत तकलीफ होती है सोच सोच कर। कम से कम अपने चाचू चाची से बात तो कर लिया कर। वृत्तिका बोलती है, चाचू मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। और आपको पता है ना मैं कितनी काबिल ऑफिसर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आप चाची, वैशु और करण से भी कहना मेरी चिंता न करे। मैं अपना अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ वृत्ति, तू कैसे अपना ख्याल रखती है। जिस दिन हमारा हंसता खेलता परिवार उजड़ा था, उस दिन से 2 महीने तक तूने किसी से बात नहीं की थी और एक आंसू नहीं था तेरी आंखों में। तेरे अंदर के ज्वालामुखी से हमें बहुत डर लगता है वृत्ति, कि कहीं उसमें तू खुद न झुलस जाए। आप टेंशन मत लो चाचू, इस ज्वालामुखी के लावे में बस वो दरिंदा जलेगा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और मेरी पूरी दुनिया मेरे परिवार की तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ा है। मुझे इस ज्वालामुखी से कोई नुकसान नहीं होगा। घर से आने से पहले मैंने आपसे प्रोमिस किया था ना चाचू, आपकी वृत्ति सही सलामत वापस आएगी। मैं अपना प्रोमिस अच्छे से निभाती हूँ। तभी विष्णु जी के पीछे से नंदिनी जी की आवाज आती है, अरे आप किससे बात कर रहे हैं यहाँ कमरे में अकेले बैठे। आपकी आंखों में आंसू क्यों है। क्या वृत्ति का फोन है। वृत्तिका को उनकी आवाज सुन बहुत सुकून मिल रहा था। इतने वक्त बाद वो अपने माँ पापा समान चाचा चाची से बात कर रही थी। विष्णु जी नंदिनी को फोन देते हैं, लो वृत्ति से बात करो, मैं वैशु और करण को बताता हूँ। इतना बोल वो नंदिनी जी को फोन देकर वहां से चले जाते हैं। नंदिनी जी रोते हुए फोन कान के लगा लेती है, हेलो वृत्ति। हाँ चाची, वृत्तिका रूंधे गले से बोलती है। वृत्तिका की आवाज सुन नंदिनी जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। कैसी है मेरी बच्ची, कितना वक्त हो गया तेरी आवाज सुने, कहाँ है तू। वृत्तिका इतने सारे सवाल एक साथ सुन रोते हुए भी मुस्कुरा देती है। चाची मैं ठीक हूँ, पहले आप रोना बंद करो। देखो इसीलिए मैं फोन नहीं करती, आप चुप। एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है। पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत। कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है। उसके प्यार में उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत। मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने, आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल। हमारे तो घर की रौनक ही चली गई है, नंदिनी जी कहती है। अच्छा चाची, चाचू ने अब तक कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम क्यों नहीं की। मैं पिछले 4 सालों से एक ही बात समझा रही हूँ, अवस्थी कॉर्पोरेशन वो अपने नाम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें समझाइए न। वृत्तिका थोड़ी गुस्से में कहती है। नहीं वृत्ति, तेरे चाचू जो कर रहे हैं सही है, अवस्थी कॉर्पोरेशन तेरे नाम ही रहेगा। तेरी जिद पर वो इसे संभाल रहे हैं ना, इससे ज्यादा जिद मत कर। हाँ बस 2 महीने पहले उन्होंने अवस्थी कॉर्पोरेशन का नाम बदला है, नंदिनी जी कहती है। क्या नाम क्यों चेंज किया चाचू ने, क्या नाम रखा है कंपनी का, वृत्तिका पूछती है। तेरे चाचू भाई साहब की शुरू की इस कंपनी को ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अवस्थी कॉर्पोरेशन का नाम बदलकर आयुष भाई साहब और शालिनी दीदी के नाम से ऐसे ग्लोबल एंटरप्राइजेस रखा है।
नंदिनी जी वृत्तिका को बताती है। ये सुन वृत्तिका की आंखों में आंसू के साथ चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चाची, आई लव यू। चुप कर, अब रोई ना तो तुझे आज ही कंपनी का CEO अनाउंस करवा दूंगी। वैसे भी तुझे बिजनेस में इंटरेस्ट भी है और भाई साहब की इस कंपनी पर हक भी तेरा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नंदिनी जी धमकाते हुए कहती है। वृत्तिका अपने आंसू पोंछ लेती है। चाची, मैं नहीं रो रही, बस आप मुझे CEO बनाने की धमकी मत दीजिए, और हो सके तो मेरी बात मानकर आप इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी चाचू को अपने नाम करने को मनाइए। ऐसा तो नहीं होगा वृत्ति, तू हमारी प्यारी बच्ची है ना, तो जिद मत कर और जल्दी से घर आ जा। वैशु और करण भी अपनी बहन को बहुत मिस करते हैं। हाँ चाची, बस एक जरूरी काम है, वो पूरा कर जल्दी आऊंगी, वृत्तिका कहती है। अच्छा, आर्यन कैसा है और विजय भाई साहब? नंदिनी जी थोड़ी फिक्र के लहजे में बोलती है। वो बिल्कुल ठीक है, अभी शाम को आर्यन से ही मिलने जाऊंगी, वृत्तिका मुस्कुराते हुए कहती है। अपना ध्यान रखना वृत्ति, दिल पर पत्थर रखकर तेरी जिद मानी है हमने, और जब भी मन करे घर आ जाना, सब यहाँ तेरा बहुत इंतजार करते हैं। अच्छा, वैशु और करण से बात कर दोनों आ गए, नंदिनी जी बोलती है। वृत्तिका बस मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुनती है। तब वैष्णवी फोन कान के लगाती है। हेलो वृत्ति, कैसी है तू? घर कब आ रही है? बस जल्दी आ रही हूँ, तू बता करण भाई कहाँ है? वृत्तिका पूछती है। तभी वैष्णवी से करण फोन छीन लेता है और कान के फोन लगाता है। मुझे पता था वृत्ति मेरी प्यारी बहन है, तो वो अपने बड़े भाई को ही याद करेगी। कैसी है वृत्ति? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे है? वृत्तिका मुस्कुराते हुए कहती है। बस तेरे इंतजार में है, जल्दी घर आना, सब बहुत वेट करते हैं तेरा। अब तू तो फोन बंद रखती है अपना, अगर फोन उठाएगी भी तो भी डेट का, बस अपने भाई बहन को तो भूल ही गई ना, करण शिकायत लगाते हुए कहता है। ऐसा नहीं है भाई, बस काम के वक्त फोन बंद रखना पड़ता है, लेकिन आप टेंशन मत ले, मैं जल्दी आऊंगी घर। वैसे भाई, चाचू कहाँ गए? उनकी आवाज नहीं आ रही, वृत्तिका पूछती है। अभी तो यही थे वृत्ति, शायद तेरे से बात होते ही हमेशा की तरह ही पुराने कमरे में ही गए होंगे जहां सबकी फोटोज लगी है, अब 1.5-2 घंटे बाहर नहीं आएंगे, करण बताता है। चाचू का ध्यान रखना, बहुत अपसेट लग रहे थे, उनकी आवाज से साफ लग रहा था वो अब तक भी उस घाव से उबरे नहीं है। वृत्तिका की आवाज से तकलीफ साफ नजर आ रही थी। तू भी तो कहाँ बाहर निकली वृत्ति, तेरे अंदर की आग हमें अच्छे से समझ आती है, लेकिन तेरा बड़ा भाई होने के नाते मैं बस तुझे अपना ध्यान रखने के लिए ही बोल सकता हूँ, बस अपना ध्यान रखना, करण बोलता है। ओह भाई, मुझे भी तो वृत्ति से बात करने दो, मेरी भी बहन है वो, आप तो उसे इमोशनल कर रुला दोगे अभी, वैष्णवी करण से फोन लेते हुए कहती है। हेलो वृत्ति, तुझे पता है मैंने अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया है, वैष्णवी एक्साइटेड होते हुए कहती है। वाओ वैशु, कंग्रेचुलेशन, देखना बहुत जल्दी तेरा ब्यूटी ब्रांड तो फेमस हो जाएगा, वृत्तिका खुश होते हुए कहती है। हाँ तूने बोला है तो जरूर होगा, लेकिन मेरे पास तेरी तरह खूबसूरत बिजनेस पार्टनर नहीं है ना, जब तू आएगी ना तब जरूर मैं तुझसे बिजनेस टिप्स लूंगी। वृत्ति जल्दी आना, और मुझे तो तेरे हर मिशन के बारे में भी जानना है, और ये बता कोई लड़ाकू बंदा मिला कि नहीं तुझे, वैष्णवी एक्साइटेड होते हुए कहती है। तभी करण उससे फोन लेते हुए डांट लगा देता है। चुप कर, हमारी वृत्ति के लिए कोई राजकुमार ही होगा, लड़ाकू इंसान नहीं। वैष्णवी पीछे से बोलती है। भाई आप हमारी वृत्ति के गुस्से से वाकिफ होना, अगर आपके कहे अनुसार कोई राजकुमार आया ना तो वृत्ति से डरकर राजकुमार अपना राजपाट छोड़कर भाग जाएगा। वैष्णवी की बात सुन वृत्तिका को भी हंसी आ जाती है। अच्छा भाई अब मैं रखती हूँ, काम है, आप ध्यान रखिएगा अपना और चाचू चाची का भी, और इस वैशु का भी, इसे तो मैं आऊंगी तब बताऊंगी कौन भागता है राजपाट छोड़कर, वृत्तिका कुछ सोचते हुए कहती है। हाँ वृत्ति और आए तब आर्यन को भी साथ लाना, याद से उससे बात हुए काफी वक्त हो गया है, करण भी फोन रखते हुए कहता है। वृत्तिका फोन रख सोच में पड़ जाती है। राजकुमार, तभी वो अपने ख्याल झटक देती है। नहीं नहीं, वृत्तिका अवस्थी को राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे तो लड़ाकू ही चाहिए, जो मेरी तरह गुस्सा करे, मेरे लिए किसी से भी लड़ जाए, दुनिया से तो मैं खुद लड़ लूंगी, लेकिन वो मेरे साथ खड़ा रहे हर कदम। क्या विधान, वो ऐसा। तभी वृत्तिका अपने ख्यालों से बाहर आती है। क्या सोच रही है वृत्ति, विधान एक राजकुमार की तरह है, मुझे नहीं चाहिए कोई फिल्मी हीरो, अपने काम पर ध्यान दे। इतना सोच वृत्तिका कुछ देर अपने सीक्रेट रूम में चली जाती है। CH-42 वोल्कानो की देवी और आर्यन की हरकतें। हेलो वृत्ति, तुझे पता है मैंने अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया है, वैष्णवी एक्साइटेड होते हुए कहती है। वाओ वैशु, कंग्रेचुलेशन, देखना बहुत जल्दी तेरा ब्यूटी ब्रांड तो फेमस हो जाएगा, वृत्तिका खुश होते हुए कहती है। हाँ तूने बोला है तो जरूर होगा, लेकिन मेरे पास तेरी तरह खूबसूरत बिजनेस पार्टनर नहीं है ना, जब तू आएगी ना तब जरूर मैं तुझसे बिजनेस टिप्स लूंगी। वृत्ति जल्दी आना, और मुझे तो तेरे हर मिशन के बारे में भी जानना है, और ये बता कोई लड़ाकू बंदा मिला कि नहीं तुझे, वैष्णवी एक्साइटेड होते हुए कहती है।
तभी करण उससे फोन लेते हुए डांट लगा देता है, चुप कर, हमारी वृत्ति के लिए कोई राजकुमार ही होगा, लड़ाकू इंसान नहीं। वैष्णवी पीछे से बोलती है, भाई आप हमारी वृत्ति के गुस्से से वाकिफ होना, अगर आपके कहे अनुसार कोई राजकुमार आया ना तो वृत्ति से डरकर अपना राजपाट छोड़कर भाग जाएगा। वैष्णवी की बात सुन वृत्तिका को भी हंसी आ जाती है। अच्छा भाई अब मैं रखती हूँ, काम है, आप ध्यान रखिएगा अपना और चाचू चाची का भी, और इस वैशु का भी, इसे तो मैं आऊंगी तब बताऊंगी कौन भागता है राजपाट छोड़कर। वृत्तिका कुछ सोचते हुए कहती है। हाँ वृत्ति और आए तब आर्यन को भी साथ लाना, याद से उससे बात हुए काफी वक्त हो गया है, करण भी फोन रखते हुए कहता है। वृत्तिका फोन रख सोच में पड़ जाती है। राजकुमार, तभी वो अपने ख्याल झटक देती है। नहीं नहीं, वृत्तिका अवस्थी को राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे तो लड़ाकू ही चाहिए, जो मेरी तरह गुस्सा करे, मेरे लिए किसी से भी लड़ जाए, दुनिया से तो मैं खुद लड़ लूंगी, लेकिन वो मेरे साथ खड़ा रहे हर कदम। क्या विधान, वो ऐसा। तभी वृत्तिका अपने ख्यालों से बाहर आती है। क्या सोच रही है वृत्ति, विधान एक राजकुमार की तरह है, मुझे नहीं चाहिए कोई फिल्मी हीरो, अपने काम पर ध्यान दे। इतना सोच वृत्तिका कुछ देर अपने सीक्रेट रूम में चली जाती है। लगभग शाम को वृत्तिका का फोन फिर बजता है। वृत्तिका इस वक्त अपने लैपटॉप में बिजी थी। वो लैपटॉप से नजर हटा फोन देखती है तो आर्यन की कॉल थी। वृत्तिका कुछ सोचते हुए फोन उठा लेती है। हेलो आर्यन, वृत्तिका अपना काम करते हुए ही बोलती है। हेलो वृत्ति, तू कहाँ है? आज शाम को डिनर के लिए बोला था ना, तुझे लोकेशन नहीं भेजी मुझे, आर्यन शिकायत लगाते हुए कहता है। तब वृत्तिका को याद आता है कि कल तो आर्यन को मुंबई जाना है और उसने उसके साथ डिनर बाहर करने का प्रॉमिस किया था। ओ गॉड, मैं भूल कैसे गई। क्या हुआ वृत्ति, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या तू भूल गई थी? आर्यन फिर से बोलता है। वृत्तिका अपनी सोच से बाहर आती है। हाँ आर्यन, नहीं मतलब मैं भूली नहीं, मुझे याद था डिनर का, वो बस मैं तुम्हें लोकेशन बताना भूल गई थी, वृत्तिका कहती है। अच्छा तो अब बता दे, तू कहे तो मैं तुझे पिक करने आ जाऊं, साथ में चलते हैं, आर्यन कहता है। नहीं नहीं, तू मत आना, कहीं फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वृत्तिका कहती है। मतलब कैसी प्रॉब्लम, कुछ हुआ था क्या वृत्ति, तूने मुझे बताया नहीं, आर्यन परेशान होते हुए कहता है। अगर आर्यन को बता दिया कि उन लोगों ने मेरी आइडेंटिटी जानने को मेरा पीछा किया तो ये परेशान हो जाएगा और शायद जाने को तैयार नहीं होगा, वैसे ही इतना मुश्किल से मनाया, नहीं इसे अभी बताना सही नहीं होगा। वृत्तिका कुछ सोचते हुए फिर आर्यन से बोलती है। आर्यन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस आज बहुत टाइम बाद घर पर सबसे बात की थी तो इसीलिए डिनर का दिमाग से निकल गया, आई एम सॉरी, वृत्तिका कहती है। कोई बात नहीं वृत्ति, वैसे अंकल आंटी कैसे है, और वैशु और करण भाई? आर्यन एक सांस में सबके लिए पूछता है। सब ठीक है, मैं तुम्हें बाकी बातें मिलकर बताती हूँ, तुम एक काम करो, गैलेक्सी मॉल मिलना मुझे, वृत्तिका कहती है। मॉल? लेकिन वृत्ति हमें तो डिनर के लिए जाना है, क्या तुम्हें इतनी लेट शॉपिंग करने का मन है? आर्यन पूछता है। अरे नहीं नहीं आर्यन, गैलेक्सी मॉल के रूफटॉप पर स्काईलाइन रेस्टोरेंट है, बहुत शानदार है, मैं एक बार काव्या जिया और बाकी दोस्तों के साथ गई थी, विधान ने बताया था उसका और उसकी फैमिली का फेवरेट रेस्टोरेंट है वो। वृत्तिका के मुंह से फ्लो में विधान का नाम निकल गया। एक मिनट वृत्ति, विधान ही है ना फूल वाला लड़का, तूने बताया था मुझे कि वो तेरे लिए ज्यादा ही पजेसिव होता है, कहीं तेरे दिल में भी तो घंटी तो नहीं बजी उसके लिए? आर्यन कुछ सोचते हुए बोलता है। शट अप, अगले 1 घंटे में वहां मिलना, तेरा मुंह तोड़ूंगी खाना खाने से पहले, वृत्तिका थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहती है। यार पहले ही हाथ पूरा ठीक नहीं हुआ है, अब तू मुंह भी तोड़ देगी तो खाना कैसे खाऊंगा? चल मेरी प्यारी वृत्ति, क्यूट सी वोल्केनो, अब गुस्सा छोड़, कल तो मैं वैसे भी जा रहा हूं ना। आर्यन बच्चों की तरह वृत्तिका को मनाता है जैसे प्रशांत वृत्तिका को मनाता था, इसी वजह से वृत्तिका कितने भी गुस्से में क्यों न हो वो आर्यन से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रहती थी। अब नाटक करना बंद कर, तुझे अच्छे से पता है तू अपनी इन्हीं बचकानी हरकतों का गलत इस्तेमाल करता है और मैं तुझे कुछ नहीं कहती, कभी ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो सच में मुंह तोड़ दूंगी, वृत्तिका उसे धमकाते हुए कहती है। तू मुझे बस धमका सकती है, लेकिन मैं भी तो तेरे लिए तेरे स्वीट से भाई की तरह ही हूं ना, और साथ में तेरा बेस्ट फ्रेंड और हूं, तब तो ऑफिसर वृत्तिका अवस्थी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आखिर मेरे सर पर साक्षात ज्वालामुखी की देवी का हाथ है, आर्यन मजाक के लहजे में कहता है। तुम सब मुझे ज्वालामुखी बोलना कब बंद करोगे? एक तो पहले ही करण भाई और वैशु भी यही बोल रहे थे और अब तू शुरू हो गया। अच्छा सॉरी वृत्ति, चल अब मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी आना, मैं वेट करूंगा तेरा, आर्यन बोलता है। ओके, निकलने से पहले कॉल करना मुझे, और तू ये बता जब तेरी फ्लाइट का टाइम शाम का है तो तूने मुझे कॉलेज से छुट्टी लेने को क्यों बोला? वृत्तिका कुछ सोचते हुए बोल पड़ती है। वो वृत्ति, मैंने सोचा निकलने से पहले थोड़ा तेरे साथ घूम लूं, अकेले मैं कहीं जाता नहीं हूं ना, आई मीन मैं तो जाता हूं, तू नहीं जाती ना? अरे नहीं, अब तो तू भी जाने लग गई, मिस्टर बिजनेस टाइकून के साथ, आर्यन वृत्तिका को छेड़ते हुए कहता है। आर्यन, तू बकवास बंद कब करेगा अपनी?
और वैसे भी जैसा तू सोच रहा है वैसे कुछ नहीं है, वृत्तिका बोलती है। मैं तो चाहता हूँ जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो, कम से कम ये वोल्केनो कम फटेगा। इतना बोल आर्यन जल्दी से फोन काट देता है क्योंकि उसे पता था वृत्तिका देवी का क्रोध कुछ देर में उस पर आग की तरह बरसता। उसकी बात सुन वृत्तिका कुछ बोलने लगती है, तब तक आर्यन फोन काट देता है। वृत्तिका गुस्से में फोन बेड पर पटक देती है। वृत्तिका के गुस्से भरे शब्द हलक में ही रह जाते हैं। आर्यन, तुम मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो? मैं क्या करूं तुम्हारा? वृत्तिका बस मन मारकर रह गई। तभी वृत्तिका के कानों में फिर से फोन की आवाज आती है। वृत्तिका ध्यान नहीं देती कि वो उसका श्री आनंद वाला फोन था जो बेड पर ही रखा था, और वृत्तिका बिना नाम देखे फोन उठा लेती है। बिना सुने वृत्तिका बरस पड़ती है। आर्यन, तुम्हें क्या लगा फोन काट कर बच जाओगे? तुम मेरी जिंदगी में किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो ताकि तुम मेरे गुस्से से बच जाओगे? तुम्हारा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। अगर अब तुमने दोबारा मुझे उसका नाम लेकर तंग किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूंगी फिर विद। तभी वृत्तिका के कानों में विधान की आवाज आती है जिससे उसके हाथ से फोन छूट जाता है। वृत्तिका जल्दी से फोन संभालकर फोन को देखती है कि वो किस फोन पर बात कर रही है, और विधान का नंबर देख तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। फिर वृत्तिका फोन कान के लगा लेती है तो उसके कानों में विधान की आवाज आती है, मैं हूं श्री, तुम किसका मुंह तोड़ने की बात कर रही थी? का कुछ नहीं, मैं बस, तुम बोलो कैसे फोन किया? वृत्तिका बोलती है, मैंने तो ऐसे ही किया, लेकिन तुम उस मॉल वाले लड़के की ही बात कर रही थी ना? उसी का नाम आर्यन है। वैसे तुम उसके साथ किसका मुंह तोड़ने की बात कर रही थी? मेरे अलावा कॉलेज में तो कोई नहीं होगा जिसने तुम्हारा दिमाग खराब किया हुआ है। विधान कुछ सोचते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों करूंगी अपने दोस्त से? मैं किसी और की बात कर रही थी। कोई काम नहीं हो तो मैं रखती हूँ। वृत्तिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसने तो बिना कुछ सोचे पटा बोल दिया बस। नहीं नहीं, तुम बोल रही थी, मुझे याद है। विधान बोलता है, नहीं मैंने बोला ना, कुछ नहीं है। तुमने क्यों फोन किया है? वृत्तिका अब थोड़ी गुस्से में बोलती है, नहीं, मैंने तो बस सॉरी बोलने को फोन किया था। वो कैंटीन में मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, और मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी। मैं बस तुमसे बात करने आया था। उस वक्त तुम अपने दोस्त से बात कर रही थी तो ना चाहते हुए भी मैंने सुन लिया। ये तो तुम कॉलेज में भी बोल सकते थे ना? वृत्तिका बोलती है, कल मिल नहीं पाते ना तो मैंने सोचा कॉल करके बता दूं। पता नहीं तुम क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, इसीलिए। विधान अपनी बात क्लियर करता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचती। तुम्हारी फीलिंग्स जानने से पहले तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, और तुम देव और सिद्धार्थ एक जेंटलमैन की तरह हो, लड़कियों की इज्जत करने वाले। तो तुम्हें कभी भी अपनी सफाई देने की या इस तरह झिझकने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेती। वृत्तिका चाहती थी कि विधान बुरा फील न करे, क्योंकि उसकी फीलिंग्स जानने के बाद वृत्तिका ने भी ओवर रिएक्ट में उसे बहुत इग्नोर किया। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम मेरे लिए ऐसा सोचती हो। मैं रखता हूँ। विधान इतना बोल फोन रख देता है। वृत्तिका बस बैठे बैठे फोन को घूर रही थी। क्या है ये लड़का? एक पल में मैं इससे दूर जाने की सोचती हूँ और दूसरी पल इसकी तरफ खींची जाती हूँ। समझ नहीं आ रहा आखिर इसमें ऐसा भी क्या है। जितना इसे इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ दिमाग में बस यही चलता रहता है। चाह कर भी इससे दूर नहीं रह पा रही हूँ। क्या करूँ मैं? कैसे खुद को काबू में रखूँ? कैसे इससे दूर रहूँ? वृत्तिका लेटकर तकिए को मुंह के ऊपर रख सोचने लग जाती है। लगभग 8 बजे वृत्तिका तैयार होकर घर से निकल जाती है। आधे घंटे में वो गैलेक्सी मॉल पहुंचती है और लिफ्ट से रूफटॉप पर जाती है जहां आर्यन पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वृत्तिका जाकर उसके साथ एक टेबल पर बैठ जाती है। बहुत बोल रहे थे तुम फोन पर, वृत्तिका आर्यन को देखते हुए कहती है। सॉरी न वृत्ति, अच्छा पहले खाना ऑर्डर करते हैं फिर डांट लेना, क्योंकि मैं डांट से पेट नहीं भरने वाला आज, आर्यन बोलता है। ओके, तुझे जो भी खाना हो ऑर्डर कर दे, वृत्तिका मुस्कुराते हुए कहती है। फिर आर्यन खाना ऑर्डर करता है और साथ में खाने के बाद वाइन भी मंगवाता है। वेटर वहां से चला जाता है। वृत्तिका आर्यन को घूरकर देखती है। आर्यन, तुमने वाइन क्यों ऑर्डर की है? वृत्ति, यार कितना वक्त हो गया है तेरे साथ बैठकर वाइन पिए, और वैसे भी तूने ही तो बोला है ना जो मेरी मर्जी हो वो मंगाओ। तुझे तो नॉर्मल वाइन चढ़ती भी नहीं है ना, तो क्या दिक्कत है? आर्यन वृत्तिका से जिद करते हुए कहता है। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम नॉर्मल वाइन हैंडल नहीं कर पाते। अभी तुम्हारी हरकतें वैसे ही बर्दाश्त करना मुश्किल होता है मेरे लिए। ऐसे क्यों बोल रही है वृत्ति? अच्छा ये बता अंकल आंटी क्या बोल रहे थे, और अंकल ने पावर ऑफ अटॉर्नी ली कि नहीं? आर्यन वृत्तिका का ध्यान भटकाते हुए कहता है। नहीं ली यार, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। उन्होंने बोला है डैडी के इस बिजनेस पर मेरा ही हक रहेगा, लेकिन मैं उन्हें 1000 बार समझा चुकी हूँ मुझे नहीं चाहिए कोई कंपनी। उन्होंने तो कंपनी का नाम भी बदलकर ऐसे अवस्थी ग्लोबल एंटरप्राइजेज रख दिया, मम्मी डैडी के नाम से। यार अंकल कितना प्यार करते हैं अपने बड़े भाई से। तू तो बहुत लकी है वृत्ति, वरना आज के जमाने में तो प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है।
आर्यन वृत्तिका को समझाते हुए कहता है, हाँ, मेरे चाचू डैडी से बहुत प्यार करते हैं और मुझे डैडी की आखिरी निशानी मान एक डॉल की तरह संभाल कर रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी डॉल बनने के साथ मैं अपने मम्मी डैडी के लिए रियल वॉरियर भी बनूंगी। वृत्तिका की आंखों में बदले की आग साफ नजर आ रही थी। लेकिन कब तक वृत्ति? 6 साल हो गए उस बात को, लेकिन इन सबका जिम्मेदार जो है वो किसी दूसरी कंट्री में ऐश कर रहा है। तू कब तक ऐसे इंतजार करेगी वृत्ति? आर्यन वृत्तिका के लिए काफी ज्यादा परेशान था। डोंट वरी आर्यन, ये मिशन पूरा हो फिर मैं वापस से उसका पता लगाने की कोशिश करूंगी। भले ही वो अपनी आइडेंटिटी बदल कर रह रहा हो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सैकड़ों घर परिवार बर्बाद करे है उसने, ऐसे चैन से थोड़ी जीने दूंगी। उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि उसकी मौत यहाँ उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अच्छा ठीक है, छोड़ उन बातों को, ये बता घर वापस कब जा रही है? तुझे काफी वक्त हो गया है सबसे मिले। आर्यन वृत्तिका का ध्यान हटाता है क्योंकि उसे पता था उस बात का जिक्र होते ही वृत्तिका को कितनी तकलीफ होती है। ये काम खत्म होने के बाद जाऊंगी और तुझे भी साथ चलना है। भाई और वैशु ने खासकर बोला है तुझे साथ लाने को, वृत्तिका आर्यन को बताती है। क्या सच में वैशु ने बोला है? आर्यन अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है। वृत्तिका उसके सर पर हल्का सा मारती है। अब वैशु का जिक्र होते ही लाइन मारना मत शुरू कर, तेरा और उसका कुछ नहीं होगा, तुझे तो वो अब बिल्कुल पसंद भी नहीं है, ना तो नाटक क्यों कर रहा है? वृत्तिका उसके इरादे भांप लेती है। यार वृत्ति, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, और वैसे भी उसका और मेरा तो कोई मैच नहीं है। तू कहे तो उससे राखी बंधवा लूं जैसे तू मुझे बांधती है, लेकिन उसे मैं कोई गिफ्ट नहीं दूंगा, वो मुझे चिढ़ाती रहती है। आर्यन मुंह एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत, कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है। उसके प्यार में उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत, मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल। बनाते हुए कहता है। तब तक डिनर आ जाता है और वेटर खाना सर्व कर वहां से चला जाता है। तुम दोनों की लड़ाई तुम जानो, मुझे बीच में मत कुदाओ, और मुझे तो ये समझ नहीं आता आखिर तुम दोनों जब भी बात करते हो लड़ते हुए क्यों करते रहते हो? मैं कुछ नहीं करता, वो ही नेकचिड़ी है, बचपन से आदत है उसकी मुझे चिढ़ाने की। तू देखना अब भी तैयार बैठी होगी वो नया पैंतरा लेकर। बचपन में मैंने उसे प्रपोज क्या कर दिया बचपने में, वो तो अपने आप को हुस्न परी समझने लग गई। तब से लेकर आज तक उस बात के लिए मैं ताने सुनता हूँ उसके। हो गई थी गलती, मुझे क्या पता था किस मुसीबत को गले लगा रहा हूँ। उसके बाद से किसी लड़की को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, इतना हैंडसम होते हुए भी। रिजेक्शन से ज्यादा तो मुझे तानों का डर लगता है। आर्यन तो मानो वृत्तिका के सामने अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। अच्छा ठीक है, शांत हो जा, अब घर जाएंगे न तो मैं वैशु को तुझे तंग नहीं करने दूंगी, प्रॉमिस। अब चुपचाप डिनर कर। वृत्तिका उसका बच्चों जैसा मुंह देख पिघल जाती है। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है वृत्ति, मैं तो गर्लफ्रेंड भी तुझसे पूछ कर ही बनाऊंगा कभी। चल अब खाना खाते हैं, भूख लगी है। ऐसा बोल आर्यन खाने पर टूट पड़ता है। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल किट्टू को ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।